हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय छेद की तीव्रता का फार्मूला। हम लोग जो है एक धारावाही चालक तार होगा जो वृत्त के रूप में मतलब एक लूप के रूप में होगा। उसके सेंटर पे हम लोग कितना चुंबकीय छेद की तीव्रता होगी वो पता करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे, यानी उसका फार्मूला पता करेंगे, यानी व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह धारावाही वृत्ताकार लूप कह लीजिए चाहे कुंडली कह लीजिए। तो लूप का मतलब होता है जिसमें एक फेरा हो, कुंडली का मतलब है कई फेरे हों। तो धारावाही वृत्ताकार लूप तथा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय छेद लिखेंगे। धारावाही वृत्ताकार लूप हो अगर वही कई फेरा हो जाए तो कुंडली, तथा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी व्यंजक। ठीक, धारावाही वृत्ताकार लूप हो सकती है या कुंडली हो सकती है। उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय छेद की तीव्रता का व्यंजक हमें पता करना है, सूत्र पता करना है। ठीक, तो यानी कि एक धारावाही लूप है जिसमें आई करंट बह रही हो। वृत्ताकार धारावाही लूप ले लेते हैं जिसमें आई करंट बह रही हो। ठीक, यहाँ पे या तो एक वो निकाल दे कि एक तरफ से करंट प्रवेश कर रही हो, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरफ से प्रवेश कर रही हो, एक तरफ से निकल रही हो। आप इसकी रेडियस को आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं रेडियस का। स्मॉल ए ले सकते हैं या स्मॉल आर ले सकते हैं। ठीक, जो भी चाहे लेना। आर ही ले सकते हैं। वो तो रेडियस यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है ओ है, और जो रेडियस है इसकी स्मॉल ए ले लीजिए या आर ले लीजिए। हम ए लेते आए हैं, चलिए ए ही ले लेते हैं। ए है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट आई बह रही है इसमें कि माना ए त्रिज्या का एक धारावाही वृत्ताकार लूप में आई धारा बह रही है। आई धारा के कारण लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी
ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पूरे तार के लिए तो कोई फार्मूला है नहीं कि पूरे तार के कारण इस सेंटर पे कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी निकालने। हाँ, एक इसके अल्पांश यानी कि धारा अवयव के कारण जो है हम वो निकाल सकते हैं। क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी ए दूरी पर या किसी दूरी पर निकाल सकते हैं बायो सेवर्ट के नियम से। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक अल्पांश चुनेंगे यहाँ पे dl, जिसको हम लोग आइडियल भी कह सकते हैं। ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो ये अल्पांश हमने चुना आइडियल, और आइडियल और ये बिंदु से आइडियल को जो मिलाने वाली रेखा है, इस पे जो इस अल्पांश के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री यानी π/2। ये जो आइडियल की डायरेक्शन है इसके स्पर्श रेखा पे इधर है, और ये इसकी रेडियस हमेशा इस पे क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ठीक, यह वृत्त परिधि पर लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, तो इसके लिए एक अल्पांश हमने चुन लिया आइडियल। अब इसमें अब क्या करना है, आइडियल के कारण सेंटर पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बायो सेवर्ट का नियम लगा देंगे, क्योंकि वो एक छोटे से धारावाही अल्पांश मतलब अवयव के कारण ही हमें पता है। फिर क्या करेंगे कि इस छोटे छोटे डीएल, इसको छोटे छोटे डीएल के रूप में इसको बांट तोड़ लेंगे और सबके कारण निकाल करके सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ समेशन के लिए हमें क्या करना है कि इसका इंटीग्रेट कर देंगे, एक पार्ट का निकाल लेंगे, बाकी का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। समाकलन करने पे हमें पूरे वृत्ताकार धारावाही तार के कारण जो है लूप के केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो पहले हम इसके कारण लगा लेंगे, है ना। तो आइडियल के कारण जो है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से आइडियल के कारण धारा अवयव यहां लिख सकते हैं, धारा अवयव बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB हो जाएगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान a स्क्वायर या r स्क्वायर होता तो यहाँ में a माने, r मानेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, वो अपने मर्जी के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो हमारा जो dB निकल के आएगा वो आएगा μ0/4π आइडियल अपान a स्क्वायर। अब पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण या अब पूरे धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण जो है सेंटर O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, इसका इंटीग्रल कर देंगे। अब लिखेंगे कि पूरे धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र O पर या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगा B, क्योंकि अब इंटीग्रल कर देंगे इसका, μ0/4π आइडियल अपान r स्क्वायर या a स्क्वायर। अब जो है आप r भी ले सकते हैं या a ले सकते हैं, जैसी मर्जी, वो तो अपने ऊपर है।
तो इसमें जो कांस्टेंट चीज़ है जिसका इंटीग्रल नहीं हो करना है वो बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट 4πi/a² dl। अब dl अगर इसको पार्ट में काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वृत्ताकार की ये पूरी परिधि मिलेगी। तो dl का अगर इंटीग्रेट करें, dl जोड़ेंगे तो पूरा वृत्त का परिधि मिलेगी। और a रेडियस का, a त्रिज्या का अगर परिधि है तो वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होती है, 2πr या 2πa। तो इसीलिए इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ia² × 2πa। तो a से 1 कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे 2ia। अगर हम रेडियस स्मॉल r लेते तो हमें क्या मिलता, टेस्ला बोलिए या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है सेंटर पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई μ0/2I/a। μ0/2I/a याद रखना, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उसके सेंटर पे अगर उसकी त्रिज्या a हो तो I/a या उसका रेडियस r हो तो μ0/2I/r। तो आप स्मॉल r भी ले सकते हैं, कैपिटल R भी ले सकते हैं, सुविधा के अनुसार जैसे आपके मर्जी। तो ये हुआ किसी धारावाही लूप के सेंटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला याद रखना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। अगर वो सेमी सर्किल हो, हाफ हो या क्वार्टर हो तो कैसे निकालेंगे, या किसी चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा उसके सेंटर पे कितना बनता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, एक जनरल फार्मूला निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो एक जनरल फार्मूला निकालेंगे, उससे हम किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, चाहे 2π का या π/2 का या पाई का, किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, चलिए तो μ0/2I/a। अब जैसे कि हमें मान लीजिए अर्धवृत्त हो, आप उसको निकाल सकते। अब पूरे के कारण इतना था तो हाफ के कारण उसका आधा हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहें हाफ सर्किल के लिए तो यही क्या हो जाएगा, μ0 4πi/a²। इधर dl तो रहेगा, लेकिन हाफ सर्किल के लिए dl की जगह क्या लिख देंगे, पाई ए कट गया, एक पाई कट गया, तो उसके लिए क्या बनेगा, ये 4I/a, या इसको लिख सकते हैं μ0 2I/a का हाफ। अर्ध सेमी सर्किल के लिए, यानी लूप के लिए, सेमी लूप के लिए, सेमी लूप होगा अगर, इसी तरह हाफ का हाफ हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। तो मैं वृत्त खंड के लिए क्या होगा, मतलब है कि धारावाही वृत्त खंड के लिए वृत्त खंड मतलब क्वार्टर हो के लिए क्या हो जाएगा, ये I/a²। इधर dl वही चीज करेंगे तो dl की जगह यहाँ πa/2 हो जाएगा, क्योंकि होल सर्किल के लिए 2π
हाफ के लिए पाई ए, फिर उसके हाफ के लिए π/2, अरे πa/2, तो क्या हो जाएगा I/a² πa/2। तो ये से कट गया, एक पाइस कट गया, मतलब उसका एक हाफ और हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं μ02 I/a का 1/4। तो एक क्वार्टर सर्किल जो होती है, क्वार्टर पार्ट सर्किल का चौथाई वाले भाग के कारण ये होगा, आधे भाग के कारण ये होगा, पूरे के लिए ये नहीं रहेगा के लिए। ठीक, तो चलिए एक जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं कि उससे कोई भी फार्मूला निकल सकता है इसका। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये दोनों याद रखिएगा। याद का पूरे का आधा होते हैं, आधा कर दीजिए, क्वार्टर हो चौथाई कर दीजिए, बस। चलिए अब ये है कि एक किसी उसके आर्क द्वारा, चाप द्वारा, इसमें करंट I बह रही है, सेंटर यहाँ पे O है, ये है या R मान सकते हैं इसका। ठीक, और ये भी तो वही रहेगा, ये मान लेते हैं कि सेंटर पे थीटा कोण, ये तो 90 रहेगा, यानी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वही निकलेगा μ0 4πI/a²/dl। इसको हम L मान लेते हैं, इसकी जो R की लेंथ है वो क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो आएगा क्या, μ0 4πI/a²L, क्योंकि पूरी लेंथ क्या है, L है। अब ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो चाप बराबर, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ से L के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं μ0 4πI/a² थीटा। तो a तो एक कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या, μ0 4πI/a थीटा। या इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 यहाँ पे रख दें, I यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे थीटा बटे 2π रख दें। देखिए 2 तो भी यहाँ 4π है, तो ये हो जाएगा जनरल सूत्र। ये पूरे सर्किल के कारण है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस में रखना है, याद रखना रेडियन में। अगर इसको अंश में रखोगे तो हाई अंश में रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 360 रखना है। ये भी ध्यान रखना कि अगर थीटा को डिग्री में रख रहे हो अंश में, तो ये 2π को भी अंश में रखना होगा, 360 रखना, इसे रेडियन में रखना है। अंश में रखोगे तो नीचे वाला भी अंश में ही रखोगे। ठीक, हालांकि ये बायसेवर्ट के नियम में ही है ना पूरे के कारण, तो साइन थीटा की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। रेडियन में कैसे बदलेंगे ये आपको पहले से पता है, पहले ही निकाल ले, रेडियन में बदलना बताएं। यूनिटरी मेथड से भी निकालेंगे कि देखिए सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2π यानी 360 डिग्री। तो 2π एंगल पर सेंटर पे कितना वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, ये हम लोग अभी प्रूफ किए इतना। ठीक,
इतना उत्पन्न होती है। तो एकांक एंगल पर कितने उत्पन्न होगी? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1/2 पाई। इसीलिए थीटा एंगल के कारण कितना उत्पन्न होगी? तो I/A θ/2 पाई। 1 के कारण इतना, थीटा के कारण थीटा से क्या हो जाता है गुणा, 2 थीटा के कारण तो 2 थीटा, 3 थीटा का 3 थीटा। ठीक, तो इस तरह से आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 पाई मतलब है कि एक सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 2 पाई यानी 360 डिग्री पर, यानी पूरे वृत्त की बात कर रहा है, इतना उस पे चुंबकीय क्षेत्र। 1 रेडियन एंगल पर कितना? इतना। थीटा रेडियन पर इतना उत्पन्न। ठीक, अब जैसे जानते हैं कि हमें जो है एंगल को किस में बदलना है। जैसे कहते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180। ठीक है ना, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो इसीलिए थीटा डिग्री पे क्या हो जाएगा? पाई/180 गुणे थीटा डिग्री। तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये जनरल फार्मूला है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कहें कि थीटा की वैल्यू 2 पाई आ जाए, मतलब 360 पर कितना, तो 2 पाई कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला। थीटा की जगह कहें पाई, तो पाई कट गया हाफ, यानी हाफ सर्किल के कारण हो गया। थीटा की जगह कहें पाई/2, तो पाई कट गया, पाई/4, मतलब एक क्वाड्रेंट के कारण होगा, चतुर्थांश के कारण होगा। ठीक, तो ये हुआ उसका जनरल फार्मूला। ठीक, ये हालांकि ये वाली चीज जो है वो पूरे सर्किल के कारण वृत्त के सेंटर पे हो जाएगी और करंट आई दे रहेगी। ठीक, तो ये याद रखना, ये फार्मूला याद रखना। पीछे से जो भी फार्मूले याद आ रहे हैं सबको, अरे जो जैसे जैसे चल रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को याद रखना और डायरेक्शन को याद रखना। हमने दाहिने हाथ के हथेली का नियम बताया था, अंगूठे का नियम बताया था। अगर धारावाही, देखिए अभी ये नियम को फिर दोहरा रहे हैं। हमने कहा कि अगर वृत्ताकार धाराएं हों, यहाँ वृत्ताकार ही धाराएं थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, तभी देख लेते हैं फिर से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर भी दाहिने हाथ के हथेली अंगूठे का नियम रहेगा। अब जैसे वृत्ताकार धाराएं थी ना, ये करंट मान लीजिए ऐसे बह रही है के सेंटर पे, अगर हमें पूछा तो इसके कारण चूंकि ये एक तल हो गया, समझिए ये कागज का तल है, उस तल में ये तार ऐसे रखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब उसी नियम को उलट देंगे। जैसे देखिए उसमें क्या था, सीधे धारावाही चालक तार में ये करंट को बताता था, और ये क्या बताता था, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को, यानी कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उनकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बता रहा था। हालांकि अभी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। हालांकि उसको पहले देना चाहिए, इसको बाद में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता भी पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए छड़ चुंबक को, तो इस पर कितना बल लागू लगेगा, सब है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र वाली चीजें थी सब चुंबकीय क्षेत्र वाले में आएंगी आगे। अब भी इसमें एक चीज भी हम लोग अभी नोट में लिख लेते हैं।
तो चलिए ये है, देखिए ये तो अब बदल देंगे। अब उंगलियां क्या करेंगी, वृत्ताकार धाराओं के डायरेक्शन बताएंगे, और अंगूठा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम थोड़ा सा आसानी के लिए करंट की डायरेक्शन मोड़ देते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। करंट को हम क्या कर दें, इधर कर दें। तो देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बह रही है, तो उंगलियों को उनके दिशा में मोड़िए, ऐसे। हमने ऐसे मोड़ा ना अंगूठा, ठीक लंबवत बाहर की ओर है, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसके तल के लंबवत कहाँ होगा, बाहर की ओर। अगर ही करंट जो है क्लॉकवाइज होती तो क्या होता, देखिए तब ऐसे करंट है, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा, ऐसे करंट है, अंगूठा अंदर की जा रहा। तो इसका मतलब है कि जब करंट क्लॉकवाइज होगी तब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इसके तल के लंबवत अंदर की ओर है ना, क्या हो जाएगी तब, अंदर की ओर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं दाहिने हाथ के अंगूठा को, बस केवल कथन उलट देंगे। हमें लिखवाया भी है पीछे। एक होता था दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो दाहिने हाथ की हथेली में क्या, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होता था, और ये उंगलियां किधर इंडिकेट करती थी, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और हथेली का जो फेस होता था, हथेली की डायरेक्शन, वो क्या बताता था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो वो भी यहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए क्या है, अंगूठे को करिए धारा की डायरेक्शन में, कर सकते हैं। अब जैसे कि यही है करंट, फिर उलट दीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी बताने के लिए, नहीं तो हाथ उल्टा करना पड़ेगा। अब जैसे क्या है, हाथ को रख दीजिए करंट की डायरेक्शन में, हाथ ऐसे रख दीजिए करंट की डायरेक्शन, अरे अंगूठा, सॉरी अंगूठा को, और सेंटर पे हमें निकालना है, तो उंगलियां इधर करिए, तो हथेली अपने आप अंदर जा रही है, जा रही है। अगर करंट की डायरेक्शन अगर उल्टा कर दे इधर, तो बाहर की ओर आ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर हो जाएगी। अंगूठा का भी नियम लगाएंगे तो बाहर की ओर जाएगी, हथेली वाला भी लगाएंगे, अंगूठा उस डायरेक्शन में, यहाँ निकालना, हथेली बाहर आ रही है। तो ऐसे केसों में ज़्यादा आसान ये है। ठीक, एक चीज और है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो है धारावाही वृत्ताकार लूप हो अथवा कुंडली हो। हाँ, एक चीज और है इसमें, अगर वो कुंडली के रूप में हो, अगर यन फेरे हो, धारावाही लूप में भी यन फेरे हैं, यानी कुंडली के रूप में क्या हो, कुंडली में यन फेरे। यहाँ लिखेंगे कि यदि धारावाही, जब फेरा यन हो तो कोई कुंडली बोलेंगे, यन फेरे हो, तो जब यन फेरे होंगे तो यन से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टू आई अपॉन ए इंटू यन। ठीक, यन से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यन बार मतलब पूरे फेरे यन है, तो सब में तो इतनी, एक वृत्त के लिए एक है, तो यन वृत्त के लिए इतनी होगी। ठीक, तो जब धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली होता है, वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। किसके, चुंबकीय द्विध्रुव, मतलब चुंबक के दो ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। मतलब लूप का वह पृष्ठ जिसकी ओर देखने पर लूप में धारा दक्षिणावर्त दिशा में होती है, मतलब धारा की डायरेक्शन देके, जैसे कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि वहीं लिखा जाएगा, ज़्यादा अच्छा है, कि जो लूप होता है धारावाही लूप या कुंडली, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी अति अल्प होती है, मतलब नगण्य होती है। एक कुंडली है, एक सामने वाला फेस दक्षिणी ध्रुव होता है, तो उसके पीछे वाला उत्तरी, सामने वाला उत्तरी होगा तो उसके पीछे वाला दक्षिणी होगा, मतलब उनके बीच जो है वो
दोनों फेस जो अलग अलग ध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, और उसका पता अगर हमको करना है तो ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज बह रही है, क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त डायरेक्शन, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में ऐसे, ये दाहिना होता है ऐसे, वामावर्त का मतलब ऐसे। इस डायरेक्शन में अगर करंट बह रही है लूप में, तो सामने वाला जो फेस है वो यस टाइप का बनेगा, या मतलब साउथ पोल बनता है। और अगर करंट जो है उसमें इस तरह बन रही हो, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसका जो बनता है फेस कुछ ऐसा बनता है, एन की तरह। तो सामने वाला नॉर्थ सा होता है। क्या होता है? नॉर्थ। तो सामने वाला जो ध्रुव बनता है इसका, वो नॉर्थ बनता है, पीछे वाला साउथ बनता है। अगर क्लॉकवाइज है तो सामने वाला यस ध्रुव बनता है और पीछे वाला यन ध्रुव। तो इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए चुंबकीय ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और तो चुंबकीय द्विध्रुव और ध्रुवों के कारण बल, आघूर्ण, क्या क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, सब आगे डिटेल में है। ठीक, तो वहां पे लिख लेंगे हम लोग। क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं वो यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर जाती हैं, यस से एन की तरफ। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, उसे देख लिया जाए। ठीक, तो कुछ सवाल हमने लिखे हुए हैं। तो याद रखना कि अभी हमने जो पीछे सवाल लगाया है उसमें जो एक जनरल फार्मूला है θ/2π, वो जनरल है। ठीक, तो सवाल ये है कि जैसे कि इसमें एक दो संकेंद्री धारावाही लूप है। क्वेश्चन है ये इस तरह से है, एक में करंट I1 इधर बह रही है, एक में I2 विपरीत डायरेक्शन में बह रही है। कब एक होगा कि समान डायरेक्शन में बहेगी, एक होगा कि समान डायरेक्शन में बहेगी तो यहीं प्लस हो जाएगा। अब इसकी रेडियस अलग अलग ले सकते हैं, ये सेंटर है और रेडियस को आप मान सकते हैं R1 R2 किसी को ले सकते हैं, या क्योंकि करंट जो है अलग अलग है, किसी को बड़ा छोटा मान सकते हैं, नहीं पता है। तो जैसे कि ये मान लीजिए R1 है और बड़ा वाला क्या है R2। तो सेंटर पे कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, सेंटर पे बताना। ठीक, तो देखिए V1 मान लेते हैं, पहले को 1 दूसरे को 2, इसके कारण 1, पहले वाले को 1 मान लेते हैं। I1 है तो उसको R1 मानिए, और इसको I2 है तो R2 है। तो V1 बराबर जानते हैं, सेंटर पे अभी हमने पढ़ा है 2 होता है I A1, तो R1 है, ये होगा। लेकिन अब देखना है कि इनवर्ट्स होगी कि आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी कि अंदर होगी, इनवर्ट्स होगी कि आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे वो नियम लगाइए। देखिए इसमें जो करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये ऐसे बड़े वाले में, तो अंदर की तरफ अंगूठा जा रहा है, इसका मतलब है कि इनवर्ड्स होगी, अंदर की ओर। कागज तल में ये अंदर की ओर होगी, इनवर्ड्स होगी। उसी तरह से दूसरा निकाल लेते हैं V2, तो वो μ02π I1 है, यहाँ पे I2 R2, तो इधर जा रही है। देखिए ऐसे करिए तो अंगूठा बाहर की ओर है, तो आउटवर्ड यानी बाहर की ओर। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है पता नहीं, ना हमें I1 पता है, ना I2, ना R1 R2। ये तो पता है कि R1 ज्यादा है, R2 छोटा है। तो चलिए पहले को ही बड़ा मान लेते हैं। ठीक,
लेकिन R1 ज़्यादा है तो ये छोटा होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये करंट उसमें बहुत ज़्यादा हो, तो किसी को बड़ा मान सकते हैं आप। वो तो सवाल में बताएगा कि कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं जैसे कि V1 ग्रेटर देन V2। अगर करंट सेम होती तो ये छोटा हो जाता, ये बड़ा हो जाता। तो V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, सॉरी V1 माइनस V2। क्यों हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र, एक अंदर है एक बाहर, तो जो बड़ा होगा उसी की तरफ रिजल्टेंट होगा। तो बड़ा ये वाला है तो अंदर की ओर होगा। अभी हमारे हिसाब से ये तो एक तो I1/R1 माइनस μ2 और I2/R2, तो अंदर की ओर, या इसको कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं ये, तो I1/R1 माइनस I2/R2। अगर इसमें धारा सेम डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, सेम में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि यदि धारा समान दिशा में हो, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में बह रही, दिशा में बह रही है। जब एक ही दिशा में बहेगी तो अंदर या बाहर सब सेम हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। बी नेट क्या हो जाएगा, वही जुड़ जाएगा। I1/R1 प्लस I2/R2, ये चीज आ जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ दूसरा सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे कॉन्सेप्ट है, कोई जरूरी नहीं है इस तरह का सवाल आए, इस तरह का आ सकता तो आप छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आप सवाल कोई भी हो लगा सकते हैं। हालांकि ये मैं जो बता रहा हूँ, जो आज के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बोर्ड लेवल में भी है, ज़्यादातर कंपटीशन लेवल के। ठीक, तो मैं दोनों मिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपका इसमें बोर्ड का भी मिलेगा और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कंपटीशन में भी काम करेंगे, कुछ का ज़्यादा काम करेंगे। आप इसके आधार पे किताब पढ़ लीजिए तो बहुत काम करेंगे। चलिए मिटा दिया जाए इसको। अब उसी तरह से है, अगर इस तरह से हो, सवाल ऐसा है दूसरा, करंट जो है इसमें मान लीजिए ऐसे बह रही है, आई है, आई गई और इधर गई, ऐसे है। सवाल मान लीजिए दिया हुआ है और पूछे कि इसके जो सेंटर पे, भाई ये इस तरह से थोड़ा सा, इसका सेंटर O है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि ये वाली जो रेडियस है वो R1 ले लीजिए, छोटे वाले की, और बड़े वाले की R2 ले लीजिए, किसी को बड़ा छोटा ले लीजिए। ठीक, तो इसमें तार के कितने पार्ट हैं वो देखा जाएगा ना, हर पार्ट के लिए अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। जैसे ये पार्ट है ऋजुरेखी पार्ट है, ये पार्ट, दो पार्ट वृत्ताकार है, दो ऋजुरेखी है, तो इसको अलग अलग भागों में बांट लिया जाता। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको 1 मान लेते हैं, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पार्ट। ठीक,
तो यहाँ पहले पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी V1 के बाद देखा जाए तो 0 होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस धारावाही चालक तार जो सीधे उसके सीध में है, यानी कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है, या 180 भी हो, यानी यही इसके अपोजिट हो तब भी 0 होगा, तब साइन 180 अंश का कोण बन जाएगा। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण यहाँ क्या है, 0, क्योंकि पॉइंट सेम उसी के डायरेक्शन में है। जैसे कि ये तार है, इसी तरह करंट बह रही है, पॉइंट यहाँ पे है, तो देखिए आइडियल अगर हम काटें तो इसी डायरेक्शन में है, और इस स्थान से ये आर भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा 0। याद रखना, हमने लिखवाया भी था बायो-सेवर्ट का नियम में कि अगर पॉइंट जो है आइडियल के समांतर आगे पीछे हो तो उसका मान 0 होता है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, उसी तरह से B4 भी 0 हो जाएगा। इसका पॉइंट जो है इसी के सीध में है, ठीक, बशर्ते यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब उसी तरह से देखिए B2 B3 आएगा। B2 क्या हो जाएगा, हाफ सर्किल है, I अपान कौन सा, पहले के लिए R1 है, और होता क्या है, हाफ, यही ना। उसी तरह से B3 है, और इसकी डायरेक्शन भी देख लीजिए किधर होगी, करंट ऐसे जा रही है अंदर की ओर, अंदर यानी अंदर की ओर, इनवर्ड्स होगी। B3 में करंट ऐसे जा रही है तो इसका मतलब बाहर की ओर होगा, और होगा क्या, I/R2, ये भी हाफ होगा, बाहर की ओर होगा। और इसमें देखिए एक चीज है कि I तो कॉमन है, I कॉमन है, तो इसका मतलब है कि R1 R2 में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो देखिए R2 बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटा होगा, तो यहाँ पे B2 बड़ा है B3 से, तो B नेट क्या हो जाएगा, B2 माइनस B3, और किधर के हो, कौन बड़ा, अंदर, तो नेट जो है अंदर की ओर होगा। नेट क्या है, अंदर की ओर, तो निकाल लीजिए V नेट क्या है, जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट कॉमन है, बटे 4 कॉमन है, I कॉमन है, हाफ तो कॉमन हो जाएगा, बशर्ते वहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R, ठीक, अंदर की ओर। ये है। अब जो है कुछ दूसरे ढंग का सवाल है, तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो ये चूंकि सदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डायरेक्शन में होगी जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो बड़ा उसमें से छोटा घट जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना है। और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको नियम भी बता दिया गया है, तो आप आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए,
अब जैसे इस तरह का सवाल है, जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन डाल लीजिए। चौथा है सेंटर, यहाँ वो है, ये यहाँ से ये दूरी मान लीजिए ये है। R1 R2 भी मान सकते हैं इसी की, कोई बड़ी बात। चलिए R1 R2 मान लेते हैं। करंट तो सेम ही है, I है ये, I इसमें भी, I इसमें भी, I इसमें भी, I इसमें भी। ठीक, इसके कारण भी जो है B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें भी नामकरण कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 1 है, ये 2 मान लीजिए, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 4 के कारण तो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट जो है सेम के सीध में है, देखा है, तो इसके कारण तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि B1 0 और B4 0, B1 0 और B4। अब 2 और 3 की वजह से देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एंगल जो है थीटा है, तो थीटा कोण के कारण अगर किसी चाप द्वारा उसके सेंटर पे कितना होता है, अभी अभी हमने बताया है। जैसे हम मान लेते हैं B2, तो क्या होगा 2I/R1, रेडियस R1 थीटा अपान 2 पाई, ये भी आया है। अब देखना है करंट जो है यहाँ पे, देखिए क्या है, इस डायरेक्शन में ना, तो आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर। उसी तरह से इसके लिए लिख लीजिए, B3 के लिए क्या हो जाएगा 2πI/R2 थीटा बटे 2 ठीक, ये जो है करंट ऐसे है तो अंदर की, ये हो जाएगा अंदर की। ठीक, बी नेट निकालना है तो उसी में B1 - B2 कर लीजिए, B2 - B3। अब इसमें देख लीजिए कि ये तो दोनों के लिए सेम है, I भी सेम है, कौन छोटा है, तो R1 छोटा है इसलिए बड़ा होगा, I बड़ा इसलिए छोटा होगा। तो नेट क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक, इसमें कॉमन क्या चीज़ होगा उसे ले लीजिए बाहर, कॉमन हो जाएगा μ0 2I थीटा अपान 2 पाई, बाकी क्या हो जाएगा R1 - R2 बाहर की ओर। ये है चलिए, इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा। अभी हम लोग बोर्ड का सवाल भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब क्या है, एक सवाल ऐसा है कि जिसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर है। पांचवा सवाल है सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है दो, जैसे इस तरह से इसमें करंट आई जा रही है, फिर यहां से हाफ सर्किल के रूप में मुड़ा हुआ, फिर इनफाइनाइट आई करंट आई करंट। ठीक, इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है? नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस सभी पार्ट के कारण। ठीक, इसके सेंटर पे यहाँ पे निकालना है, ये यहाँ से दूरी जो है रेडियस ए है इसकी। तो इस कारण से निकालना है, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, पार्ट 3 मान लीजिए। तो देखिए, अभी हमने हाफ सेमी इनफाइनाइट के लिए पढ़ा था, पूरे अनंत लंबाई के लिए पढ़ा था b बराबर μ0 4 पाई आई ए। 2 यहाँ पे था, 2 से गुणा भी किया गया था। तो ये अनंत लंबाई का था, तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया इस तार का। तो सेमी के लिए क्या, आधा के लिए हट जाएगा। ठीक, सेमी इनफाइनाइट करंट करेंगे वायर के लिए, है ना, माने आधा तार जो है, एक जिसका एक इन पॉइंट हो और एक इनफाइनाइट तक गया हो, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये होती है, हमने पीछे निकाला है, तो 1 के कारण ये होगी, और ये दूरी भी है ए, और ये परपेंडिकुलर दूरी भी है। ठीक, एक एंड, इसका जो पैर है उसके एक एंड पे है। उसी तरह से अगर हम B2 निकालें दूसरे के कारण, तो अर्ध के कारण है, अर्ध धारावाही चालक तार के कारण है, इसकी रेडियस a है, तो उसके लिए हो जाएगा ये 2 I/A होता है, और पूरा आधा है तो यहाँ हाफ हो जाएगा। B3 आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि पॉइंट उसके सीध में, पॉइंट क्या है उसके सीध में, पॉइंट क्या है उसके सीध में है, तो इसलिए हमें बी नेट चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि बी नेट के लिए इनवर्ड आउटवर्ड भी देख सकते हैं। देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हथेली वाला नियम लगा दीजिए, ऊपर, तो इसका मतलब इस स्थान पे अंदर की ओर होगा, तो ये अंदर की ओर लिख लीजिए। और ये वाला करंट ऐसे जा रही है ना, ये ऐसे, तो इसके लिए भी अंदर की ओर, दोनों का अंदर की ओर। इनवर्ड अब जोड़ दीजिए, तो B1 बटे B2 की डायरेक्शन सेम है, तो μ0 4 पाई IA प्लस μ2 IA हाफ, ये आंसर हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन लगे उसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या है, म्यू है, 4 है, IA ये कॉमन है, 1/π + 1 ऐसे मिलेगा।
अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, चलिए अब एक तो इसी तरह का और सवाल लेते हैं, फिर 3 डायमेंशन में देखते हैं। ये थोड़ा सा हट के है, कंपटीशन का है, आपका बोर्ड का भी आएगा आगे। बोर्ड के हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, एनसीईआरटी हमने अब तक तो नहीं किया था, लेकिन उस तरह के सवाल हम बता देते थे कि हल हो जाएगा। क्या करें, बहुत सारी किताबें हैं, कितना कोई सवाल लगाएगा, टाइम भी लिमिटेड होता है, तो इसलिए कुछ खास सवाल लगा दिए जाते हैं। आप उस पर प्रैक्टिस करिए। आपके किताब में एग्जाम्पल ही इतना काफ़ी है कि आप एक्सरसाइज ना देखकर वही लगाइए। सीआरटी का एग्जाम्पल लगाइए, अपने प्राइवेट बुक का एग्जाम्पल लगाइए। हाँ, उसे रटिए नहीं, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करिए, समझने कि ये सवाल लगा कैसे है, इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई है, क्यों अप्लाई है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका है। तो पहले थ्योरी को आप बढ़िया से पढ़िए, फार्मूला बढ़िया से माइंड सेट कर लीजिए, सवाल अपने आप लगेगा। हालांकि प्रैक्टिस से अनुभव बढ़ता है। आप कोई सवाल पहली बार लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, सबके साथ ऐसा होता है। मुझे मान लीजिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, पढ़ा हूँ, तैयार करके पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम है, तो उसी तरह से आपको भी तैयार करना पड़ेगा। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, इसी टाइप का एक दूसरा सवाल है। अब जैसे कि एक सवाल ये है कि ये भी सेमी इनफाइनाइट का ही है, जैसे यहाँ इनफाइनाइट है, ऐसे मुड़ा हुआ है, इस तरह का तार है, करंट आई इसमें है, और यहाँ पे थोड़ा क्वाड्रेंट आ गया है, पॉइंट ओ है, यहाँ पे मालूम करना है। ठीक, तो देखिए इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, अब की तीनों के कारण होगा। जीरो नहीं है क्योंकि कोई पॉइंट उसके सीध में नहीं। से 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। तो देखिए 1 है अगर B1 तो इसके कारण हो जाएगा μ04 पाई I/A। अब यहाँ पे क्या होगा, सीधे अंदर की ओर ही होगा। अगर हम अंगूठा को धारा की दिशा में लें तो ऐसे, और इधर आएंगे तो अंदर, इधर तो बाहर हो गए, ऐसे आएंगे तो यहाँ अंदर पर, अंदर की ओर। उसी तरह से B2 देखिए क्वाड्रेंट है, 1/4 हो जाएगा, μ2IA का 1/4। इसके कारण भी अंदर ही होगा, या करंट ऐसे है, देखिए अंगूठा अंदर ही जा रहा है, अंदर की ओर। उसी तरह से B3 है, ये भी ऊपर वाला ही होगा, IA/, बस डायरेक्शन की बात है। इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, तो मतलब यहाँ पे अंदर ही होगा, और इधर निकालेंगे तो बाहर, ये भी अंदर की ओर। अब तीनों 3 B नेट हो जाएगा, B1 B3, जोड़ दीजिए तीनों को, 4 पाई I/A μ02 I/A 1/4 प्लस 4 पाई A है, दोनों डबल हो जाएगा। अब जो चीज़ कॉमन है ले लीजिए, ये 2 हो जाएगा,
2 म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ये 8 हो जाएगा म्यू नॉट आई 8A। अब इसी को जो कॉमन होगा कॉमन लेकर के ये आंसर है। चलिए 2 और कंपटीशन के सवाल हैं, 2 क्या 3 4 और हैं, जल्दी जल्दी देख लिया जाए, आधे घंटे टाइम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इससे प्रैक्टिस करने से आपको एक चीज़ पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया, फार्मूले रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक, डायरेक्शन पता चल जा रहा है और फार्मूला रिपीट हो जा रहा है। चलिए 2-3 सवाल जो हैं 3 डायमेंशन के हैं। अब हम वहाँ पे डायरेक्शन जो दिखाएंगे वो XYZ से, कि 3D पिक्चर बनेंगे यहाँ पे। जैसे सवाल है ये Y डायरेक्शन है, ये X है, मान लो ये Z है, सेंटर वो है, ओरिजिन। ठीक, अब करंट जो है इस डायरेक्शन से प्रवेश कर रही है I, और यहाँ पे एक अर्धवृत्ताकार लूप बन रहा है Y डायरेक्शन में। ठीक, और फिर ऐसे इसी के डायरेक्शन में ऐसे पास हो रही है I। ये जो है Y में ऐसे, और ये जो है इस तरह से ऐसे, इसके अंदर गया ऐसे। ये दोनों इस पे यहाँ नहीं है, ऐसे है, ऐसे तार, और ये ऊपर की ओर है Y डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जो होती है इसको हम J कैप से दिखाते हैं, ये I कैप से दिखाते हैं, और ये वाली डायरेक्शन को K कैप से दिखाते हैं। ठीक, और इसी के सेंटर पे हमें पता करना है ओ, ये मान लीजिए P है और ये A है, और ये इनफाइनाइट रूप से आगे बढ़ा है। ये दोनों तार जो है मान लीजिए इनफाइनाइट रूप से, मतलब सेमी इनफाइनाइट करंट करेंट वायर है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये इस पे ऐसे खड़ा हुआ है। तो किसी को मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सब SC वर्मा बुक का किताब का सवाल है, SC वर्मा। तो आप देखिए ये इसके कारण निकालिए, ये इस पे ऐसे जा रहा है, Z डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक, तो देखिए अब ये निकालेंगे तो मान लीजिए ये B1 है, तो इसके लिए तो हाफ आएगा म्यू नॉट 4 पाई IA होता है ऐसा। अगर ये पूरा इनफाइनाइट होता दोनों ओर से तो यहाँ पे 2 आ जाता, और किसी फाइनाइट के लिए है तो वो तो आप जानते हैं, ये phi1 इसको माने चाहे इसको माने, ठीक ना। वो म्यू नॉट 4 पाई IA साइन phi1 प्लस साइन phi2 ऐसा है। तो अब ये आएगा। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ये ऐसे। करंट जो है इसको ऐसे बढ़ रही है, तो तार को आप ऐसे पकड़िए, ये अंगूठा धारा की दिशा में है, और ऐसे पकड़ेंगे। तो जब ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ तो बाहर की ओर होगा, लेकिन यहाँ कैसा आएगा, अंदर। लेकिन अंदर मतलब कैसा है, तार ऐसे है, यानी कि करंट ऐसे जा रही है। ठीक, इस तरह से जा रही है करंट। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को करेंगे ऐसे,
और ये हाथ जो है नीचे आ रहा है ना। कैसे आ रहा है, अंगूठा ऐसे डायरेक्शन में, हाथ ऐसे जाएगा तो इधर ऊपर, इधर करेंगे तो ऊपर, लेकिन जब आएगा ऐसे नीचे, मतलब वाई डायरेक्शन में होगा इसका, यानी कि नीचे होगा, यानी कि जिसको हम लोग माइनस जे कैप कहते हैं। मतलब वही जे कैप माइनस नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस जे कैप में, यानी इस तरफ पे है और ऐसे वायर जा रहा है और उसके नीचे डायरेक्शन में क्या है, छेद की तीव्रता की डायरेक्शन। अब दूसरे के कारण देखिए तो अर्ध है, ये अर्ध के कारण ये होता है आई ए हाफ। अब देख लीजिए इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे है अंदर, मतलब एक ये जेड वाली डायरेक्शन है, इधर आती तो प्लस होता, अंदर जा रहा है तो माइनस हो, तो इसको हम लोग माइनस के कैप से कहेंगे। और दूसरी वाली चीज देख लीजिए, ये जब भी होगा करंट जा रही है कैसे, ऐसे है, करंट बाहर की ओर है ऐसे, तो इसके लिए भी बाहर है। आप हाथ को ऐसे ले जा करके ऐसे दिखाएंगे तो अंदर की ओर ही आएगा, किधर आएगा, अंदर की। हाथ ऐसे है, अंगूठा किए ऐसे मोड़े तो उंगली अंदर, मतलब नीचे की ओर। तो V3 भी वही आया, म्यू नॉट 4 पाई आई ए ही रहेगा और माइनस जे कैप होगा, बस तीनों को जोड़ देना। हाँ, अब इसको सदिश रूप में, जैसे अब यहाँ पे ये लगा दिए हैं आई जे डायरेक्शन के साथ, तो इसके साथ ऐसे लगा दो, तो हमारा V नेट क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों को लिख देना यहीं पे, ठीक। जैसे हम लिखते थे ना कि AX या A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, या इसको AX, इसको AY AZ ऐसे लिखते थे ना, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो उसी तरह से है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। आप तीनों को जोड़ लीजिएगा और जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लीजिएगा, नहीं तो इसी तरह से ठीक। तो चलिए, ये सवाल है एक तरह है, एक और ले लेते हैं इसी तरह का एक दो सवाल। इनको जोड़ दीजिएगा, बस एक जगह आई जे के हाई गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाई रहेगा, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिएगा। चलिए, अब जैसे ये इसी तरह का है, ये y डायरेक्शन है, ये z है, x है, y। अब करंट y डायरेक्शन से आ रही है I और ऐसे गुजर गई है, ठीक, और ऐसे जा रही है, और ये जा रही है इनफाइनाइट तक। यहाँ पे पॉइंट P है और इसका रेडियस A है। इस तरह से निकालना, ठीक। ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है, ऊपर की लेंथ है इनफाइनाइट, तो इसे बस
निकाल लेना, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो यहाँ पे जो V3 है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है इसके सीध में पड़ गया। पॉइंट क्या है, इसके सीध में। बाकी निकाल लेना। देखिए ये वाला है, इसको हम लोग V1 कहेंगे, तो V1 आ जाएगा ये 4 पाई IA आएगा। रही बात डायरेक्शन की, अगर यहाँ डायरेक्शन लेंगे तो इसको V1 लीजिए। देखिए करंट नीचे है, ऐसे आ रही है, हाँ इसको ऐसे पकड़िए, बाहर आएंगे, मतलब बाहर की तरफ। यहाँ पे ऐसे है, यानी Z प्लस के डायरेक्शन में, यानी कि के क्या हो जाएगा, के। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, सर्कुलर है, तो करंट जो है ऐसे घूम रही है, मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे है, ऐसे करंट आ रही है, तो बाहर की ओर होगी, यानी ये भी के ही डायरेक्शन में होगा। ऐसे वहाँ पर भी था, करंट ऐसे थे, तो ऐसे बाहर ही आ रही थी, तो ये भी के डायरेक्शन में है, V2। लेकिन होगा क्या, μ02 I/A होगा, और हाफ रहेगा क्योंकि R2, और ये भी प्लस के ही डायरेक्शन में है। बाकी V3 0 है, तो इसलिए B नेट लगा दीजिए और जोड़ दीजिएगा इसको, जो चीज़ कॉमन हो कॉमन ले लीजिएगा। B3 तो 0 है, के है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जुड़ जाएंगे। दोनों के है, जुड़ जाएगा। और वो क्या था, अलग अलग डायरेक्शन में थी, 2 J में थी, एक के में थी, तो उसको आप अलग अलग लिखेंगे, ठीक। तो इसको जोड़ करके आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए एक सवाल और लगाते हैं, फिर उसका ट्रिक भी बताएंगे कि आपको उसके अलावा और भी कोई सवाल आए तो अब एक ट्रिक के आधार पे लगाना नहीं पड़ेगा, आप बता देंगे कि सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी। ठीक, ये दोनों Z के ही डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो दोनों Z के आ जा रहा। अगर एक कहीं इधर उधर रहता तो यहाँ लिख देते, फिर जोड़ के लिख देते। उसका रिजल्टेंट लेना होगा, तो रिजल्टेंट के लिए ये होता है AX², AY², AZ², ये सब पढ़े हैं पीछे वेक्टर में। ठीक, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ। जैसे एक सर्किल को 2 पार्ट में बांटा गया, करंट मान लीजिए यहाँ से प्रवेश कर रही है और यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे इसका सेंटर है, वो है, यहाँ से आई करंट गई, 2 पार्ट में बट गई, एक इधर गई, एक इधर गई, 2 पार्ट में बट गई। जैसे I1 मान इधर गया, I2 इधर गया, इसकी लंबाई फिर से L1 मान लीजिए, L2, जो ये चाप है उसे, ठीक। रेडियस को R मान लीजिए,
और यहाँ पे ये दोनों करंट I1 यहाँ पे आ रही है, I2 मिल करके फिर क्या है I हो जा रही है। इसमें देखिए जो वायर की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 लेंथ है। चारों के कारण उसके सेंटर पे हमको क्या निकालना है, सेंटर O पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेंटर O पे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए एक सममितता है ना। अगर कोई सममित आकृति होती है तो उसके एक सिरे से अगर करंट निकले, अरे प्रवेश करे, दूसरे सिरे से निकले तो उसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। वो अभी हम लोग एक आकृति बना के लिख देंगे, पहले प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं पार्ट, ये 2 पार्ट है I1 का, 3 पार्ट मान लेते हैं, ये 4 पार्ट मान लेते हैं। इस आर्क का लेंथ L1 है, इस आर्क का लेंथ L2 है। मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस R1 है और इसका इस तार का रेजिस्टेंस क्या R2 है। डेंसिटी रो रहेगी। तो देखिए यहाँ से ये 4 के कारण और 1 के कारण तो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इन तार के सीध में है। तो B1 और B = 0 करंट से। अब B2 के वजह से निकालना है। तो देखिए B2, ये वाली चीज को हम मान लीजिए थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला जो बनेगा, ये बनेगा 2π - थीटा बनेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब निकालना है, तो ये हो जाएगा 2IR और थीटा बटे 2π - थीटा, ऐसा होता है। सॉरी, कोण क्या है, 2π - थीटा बटे 2π। B3 क्या है, B3 के लिए लिख लीजिए, तो μ0 2I2 या I1 बटे R, थीटा अपन क्या हो जाएगा 2π। ठीक, अब करंट देख लीजिए, उसके कारण इसके कारण इनवर्ड होगी और ये अपोजिट पर इसके कारण आउटवर्ड होगी। ये इसके कारण अंदर की ओर होगी और इसके कारण बाहर की ओर। ठीक, नेट निकालना है तो जो बड़ा है उसमें से निकाल लेंगे छोटा। अब इसमें देखिए कुछ पता नहीं है कि कौन क्या है, I1 I2 नहीं पता है, ए एंगल नहीं पता है, R तो मान लीजिए कॉमन है। तो I1 I2 नहीं पता, तो इसलिए किसी को बड़ा छोटा मान सकते हैं। तो B3 - B2 कर सकते हैं या B2 - B3, कोई भी कर सकते हैं। B नेट निकालिए, तो B3 - B2 कर दीजिए। तो यहाँ से जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। 2π कॉमन है, ये कॉमन है और R कॉमन है। देखिए μ0 2 1/R और 2π कॉमन है। तो यहाँ से बचा I2 थीटा और यहाँ से बचा I2π - थीटा। ठीक, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, किसी में से कोई घटा दें, पता नहीं।
अब देखना ये है कि एक चीज़ और जानते हैं कि एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये है, आई करंट यहाँ गई, यहाँ फिर आई, इसमें I1 आई और इसमें I2 आई, या R2 है या R1। पैरेलल है तो दोनों का विभवांतर सेम होगा, तो I1 R1 बराबर होगा I2 R2। अब जानते हैं कि R बराबर रो एल अपान ए होता है, तो जिसमें I1 करंट जा रही है तो R1 को क्या लिख सकते हैं, रो, वो L1 तार है और तार का तो ये समान ही रहेगा। ठीक, I2 रहेगा, R2 को लिख सकते हैं रो L2 बी, तो I1 L1 बराबर I2 L2। अब देखिए यहाँ से एक चीज और है, L1 बराबर क्या हो जाएगा, कहते हैं ना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो 2 पाई थीटा, कोण बराबर चाप क्या, L1 बटे त्रिज्या, तो L1 को हम क्या लिख सकते हैं, R 2 पाई थीटा। उसी तरह से L2 को क्या लिख सकते हैं, R थीटा। तो L1 L2 की यहाँ वैल्यू रख दें, तो यहाँ I1 हो जाएगा R 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ I2 R थीटा, R कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा I1 2 पाई थीटा बराबर I2 थीटा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए, I2 थीटा, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि म्यू नॉट 4 पाई R गुणे 0, तो हो जाएगा बी नेट 0। ठीक, आप उसकी बुक पढ़ेंगे, अस्सी वर्मा के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप पढ़ेंगे। हालांकि ये बोर्ड लेवल का सवाल नहीं था, कंपटीशन लेवल का है, तो मेरा दोनों मिक्स है। ज़्यादातर बोर्ड का है क्योंकि मैं थ्योरी बोर्ड की पढ़ाता हूँ, कुछ सवाल भी बोर्ड के लगाऊंगा। तो आप से एक चीज़ है कि आप अगर बोर्ड्स का ही पढ़ना चाहते हैं तो इस पर केयर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ मैं होल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, कुछ 30% सिलेबस हट गया है, तो आप सिलेबस को जो है डाउनलोड करके आप वही चीज़ पढ़िएंगे जो जो सिलेबस में है, जो बोर्ड में आएगा। बाकी जो हेडिंग कट कर देंगे उस पर आप ध्यान नहीं देना। ठीक, चलिए इसको जो आप मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इसे शून्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि ये सममित बॉडी थी, सममित आकृति, एक सिरे से प्रवेश कर रही है, दूसरे सिरे से निकल रही है। तो कोई भी अगर सममित आकृति की वस्तु है, उसमें करंट अगर एक सिरे से प्रवेश करे दूसरे सिरे से निकले, तो सेंटर का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, याद रखना। इस तरह का अगर सवाल है तो तुरंत 0 मान देना वहाँ पे। चलिए, शून्य चुंबकीय क्षेत्र जिसको कहेंगे, नोट में है कि यदि किसी सममित आकृति, यदि किसी सममित आकृति, यदि किसी सममित आकृति में धारा एक सिरे से प्रवेश करे तथा दूसरे सिरे से बाहर निकले, तब केंद्र पर
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। जैसे इस तरह की आकृति है, यहाँ से वो प्रवेश किया, दो भागों में बट गया। जैसे I था, यहाँ I1 I2 में बढ़ गया, फिर मिल करके I हो गया, तो इसके सेंटर पे 0 आ जाएगा। जैसे ये शून्य होती है ये आकृति, या इस तरह से दिया जैसा हमने अभी सवाल दिया था, ऐसा और ऐसा हो, इस तरह का। एक करंट इस डायरेक्शन में आ गई, एक करंट I1 है, इधर I2, अगर ये I आ रही है, सेंटर पे क्या हो जाएगा? 0, शून्य। तो यहाँ पे B 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी B 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये सममित आकृति मतलब है कि समबाहु त्रिभुज है, इससे प्रवेश किया, इससे बाहर आ गया, एक करंट इस डायरेक्शन में, एक करंट ऐसे, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से स्क्वायर होगा, अगर इस सिरे से प्रवेश करे और इस सिरे से बाहर आए, तो देखिए यहाँ भी करंट का बंटवारा हो गया। अगर ये I है, ये I2 और ये I1 है, मिल के I हुआ, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से आकृति जो आयत की भी है, सममित आकृति है, अगर करंट ऐसे प्रवेश कर रही है और ऐसे निकल रही है, देखिए यहाँ भी करंट का बंटवारा हो गया, तो यहाँ भी B क्या होगा? 0। कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आएगा। उसी तरह से एक घन है, घन में भी यही हाल होता है। मतलब इस सिरे से प्रवेश करे और एक कोने से निकल जाए, तो यहाँ पे जो है B 0 होता है। इसके कारण बराबर। तो इस तरह से आकृति है। इसमें क्या है कि इन दोनों के कारण तो पॉइंट पे हैं, 0 हो जाएंगे। ये इसको निगलेक्ट कर देगा, ये इसको निगलेक्ट कर देगा। भाई ये दोनों की लेंथ सेम है, करंट सेम होगी तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट। वही हाल यहाँ पर भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस पॉइंट पे जा कर के 0 हो जाएगा। ये करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो अपोजिट की वजह से ये करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे आ रही है। तो सममित आकृति है और एक जगह से प्रवेश करे, दूसरे जगह से निकल रही हो, तो उसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ठीक, सेंटर पे 0 हो जाएगी। अब चलिए एक इस तरह का सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए
कोई असमतली लूप हो और संकेंद्री हो। असमतली और संकेंद्री मतलब केंद्र एक ही हो लेकिन असमतली। एक लूप एक समतल में है, एक लूप एक दूसरे समतल में है। मतलब जैसे कि एक लूप ऐसे हो और दूसरा लूप जो है ऐसे हो, सेंटर एक ही हो। ठीक, सेंटर क्या हो, जैसे इसमें करंट ऐसे बह रही हो इस तरह से, और इसमें करंट जो है ऐसे बह रही हो। ठीक, तो देखिए इसमें करंट ऐसे बह रही हो तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। ऐसे दिखा दे रहे हैं हम, ऐसे मान लेते हैं ये B1 है। ठीक, और इसमें ये वाले में करंट ऐसे बह रही है तो मतलब ये वाला ऐसे है तो इसका इस सामने होगा। करंट ऐसे बह रही है ना ऐसे, तो इधर होगा, मतलब ये फेस ऐसे है तो ऐसे होगा, वो वाला फेस ऐसे था तो ऐसे होगा। तो ये वाला जो लूप है वो ऐसे है तो ऐसे होगा। वो वाला ये वाला लूप जो ऐसे है तो इसका ऐसे होगा। ये ऊपर की तरफ होगा तो ऐसे होगा, तो ये ऊपर है। अगर ऐसे दिखाएं तो इधर होगा, ऐसे दिखाएं यानी इसका जो B2 मानते हैं ये ऐसे है। दोनों परस्पर कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो उसका जो नेट आएगा V वो ऐसे आ जाएगा, B1 स्क्वायर B2। इसका ऐसा वेक्टर में पढ़े। ठीक, अगर दोनों की रेडियस सेम है तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको रिजल्ट आएगा μ02 √ I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर। अगर एक में करंट जो है I1 बह रही है और इसमें I2 बह रही है। यहाँ पे रेडियस अगर दोनों की सेम है तो R रख दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट। हालांकि इसमें थ्योरी शुरू में थ्योरी थी, बाकी जो है कंपटीशन लेवल का ही था। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा का ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।